क्या दोस्तों आपको पता है आई टेट ई द्वार पोर्टल का शुभारंभ हाल ही में किसने किया है? 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करने वाला भारत देश का पहला राज्य कौन बन गया? डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया गया? ऐसे ही 16 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 27 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, स्मार्ट मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी को विकसित करने में राज्य पुरस्कार श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्य पुरस्कार श्रेणी में सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीत लिया है? उत्तर प्रदेश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। यहां पर पढ़ सकते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। इमेज में आप देख सकते हैं। शहरी और आवास विकास मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के स्टेट अवार्ड श्रेणी में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह हमें याद रख लेना है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के अंतर्गत श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने। और इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्टेस्ट में यूपी को पहला स्थान, मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान और तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। दोस्तों और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 का विजेता किसको घोषित किया गया? तो इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से यह केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है। संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का सूरत। और हमारे केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। इमेज में आप देख सकते हैं। हमारे वर्तमान में केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री है स्वतंत्र प्रभार। और निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गर्भवती महिलाओं के इलाज को लेकर हर जिले में एक अस्पताल आरक्षित किया था? यह बात भी उत्तर प्रदेश को लेकर करंट अफेयर में आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर एक जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए एक अलग अस्पताल आरक्षित किया था। और किस राज्य की सरकार ने गोवा गांवों में कोविड रोगियों की पहचान के लिए 5 दिवसीय अभियान शुरू किया? तो यह भी उत्तर प्रदेश ने। जो पिछले 2 माह में कौन कौन सी घटनाओं के कारण उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में रहा वो सभी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। कि देश का पहला वर्चुअल मॉल कहां खुलेगा? उत्तर प्रदेश में खुलेगा। और शूटर दादी के नाम पर शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा किसने की? दोस्तों कुछ दिन पहले की ही बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी यह चंद्रो तोमर के नाम पर एक शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा की है। और इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, 1 साल तक के लिए देखें। आपका सोचने का जो तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा, यह हमारा वादा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दुनिया का पहला डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन किसने विकसित किया है? दुनिया का पहला डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन तैयार किया है जाइडस कैडिला ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जाइडस कैडिला ने इसी तरह का दुनिया का पहला वैक्सीन तैयार किया है। और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह से संबद्ध कोविड-19 कार्यबल के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा। और डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा ने कहा है कि सरकार को जल्द ही एक और प्रोटीन युक्त वैक्सीन बायोलॉजिकल ई उपलब्ध होगा जिसे तैयार किया है जाइडस कैडिला ने। तो डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन कब तक हमारे बाजार में अवेलेबल होने की संभावना है? सितंबर 2021 तक शायद यह बाजार में अवेलेबल होगा। और इसके जो परिणाम है वो बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव मिले हैं और इसीलिए जल्द ही डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन हमारे बाजार में अवेलेबल
होगा। और नोवावैक्स नामक 2 अन्य वैक्सीन कौन तैयार कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जॉनसन एंड जॉनसन, यह नोवावैक्स नामक 2 अन्य वैक्सीन तैयार कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन, डीआरडीओ ने स्वदेश में विकसित पिनाक रॉकेट के नए संस्करण का सफल परीक्षण कहां से किया? इमेज आप देख सकते हैं, डीआरडीओ द्वारा दोस्तों मेड इन इंडिया के तहत यह बनाया गया है पिनाक रॉकेट, और इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। कहां से? तो सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत रेंज से किया गया है, यानी कि ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत रेंज से डीआरडीओ द्वारा पिनाक रॉकेट के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। तो हमारे डीआरडीओ की टीम को हमारी चैनल की ओर से कांग्रेचुलेशन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने स्वदेश में विकसित पिनाक रॉकेट के नए संस्करण का हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया। इमेज आप देख सकते हैं, सफल परीक्षण करते हुए और अलग अलग लक्ष्यों पर निशाना साधने के लिए कितने पिनाक रॉकेट दागे गए थे? तकरीबन 25 पिनाक रॉकेट एक के बाद एक दागे गए और सभी ने सही सटीक निशाना लगाया है। क्या? बहुत ही सटीक निशाना लगाया है पिनाक ने। तो कितने पिनाक रॉकेट ने सटीक निशाना लगाया? 25 पिनाक रॉकेट, मतलब सभी ने सटीक निशाना लगाया। और नए पिनाक रॉकेट से कितने किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है? तो पिनाक रॉकेट से 45 किलोमीटर दूर तक के सभी लक्ष्यों को सटीक निशाना बनाया जा सकता है और इसे हम ध्वस्त कर सकते हैं हमारे पिनाक रॉकेट के जरिए। और डीआरडीओ ने स्वदेश में ही विकसित 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट के नए संस्करण का भी चांदीपुर से सफल परीक्षण किया। तो यह भी याद रख लो, यह एक अलग ही घटना है कि डीआरडीओ ने स्वदेश में ही विकसित 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट के नए संस्करण का भी चांदीपुर से सफल परीक्षण किया है। और इसके तहत 4 रॉकेट एक साथ दागे गए, वे सब अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रहे और ये रॉकेट 40 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। और डीआरडीओ के हमारे जी सतीश रेड्डी को हमारे चैनल की ओर से सैल्यूट। और डीआरडीओ का पूर्ण स्वरूप क्या है? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का पूर्ण स्वरूप है। और डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1958 में, 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष बोले तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इमेज में आप देख सकते हैं। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और हमारा डीआरडीओ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चौथा क्वेश्चन, आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन किसने लॉन्च किया है? हाल ही में आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे भारत देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। तो इस स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊं तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एसबीआई ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए यह आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है एसबीआई ने। और जो भी दोस्तों इसी तरह के अस्पताल है वो हेल्थ से जुड़े हुए इक्विपमेंट या तो जरूरी सामग्री खरीद कर सकते हैं यह लोन के जरिए। तो आरोग्यम ऋण या तो विस्तार या आधुनिकीकरण का समर्थन करने के लिए सावधिक ऋण के रूप में या नकद ऋण, बैंक गारंटी, ऋण पत्र जैसी कार्यशील पूंजी सुविधाओं के रूप में लिया जा सकता है। और मेट्रो केंद्रों में आरोग्यम के तहत 100 करोड़ रुपए तक, टीयर 1 और शहरी केंद्रों में 20 करोड़ रुपए तक और टीयर 2 से टीयर 6 केंद्रों में 10 करोड़ रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है। यह योजना एसबीआई ने लॉन्च की है इनके जरिए। और बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इस साल दोस्तों 1 जुलाई को, कब? 1 जुलाई को एसबीआई अपना स्थापना दिवस मनाएगा। क्योंकि एसबीआई की स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना होती है। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। इमेज में आप देख सकते हैं कौन? दिनेश कुमार खारा एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई में। हमारी आरबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में,
एसबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में। तो और कौन कौन सी ऐसी बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पांचवा क्वेश्चन, आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था का नाम क्या है? दोस्तों, आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था का नाम है FATF, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है FATF। लेकिन इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका पूर्ण स्वरूप है। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में दोस्तों पाकिस्तान को हाल ही में यह FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट की सूची में डाल दिया है पाकिस्तान देश को, इसलिए करंट अफेयर में आया है। देखो, आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। और ग्रे लिस्ट में होने का मतलब क्या है? कोई भी जो वित्तीय संस्थान है जैसा कि विश्व बैंक है या तो हमारा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, इनके द्वारा जो विकास कार्यों के लिए कोई भी देश को धन मुहैया कराया जाता है या तो ऋण प्रदान किया जाता है, तो इस पर बैन लगा दिया जाता है। और यह ग्रे सूची में पाकिस्तान है, तो इसी तरह के जो बैन है, पाबंदी है, वो जारी रहेगी। देखो, वित्तीय कार्यवाही बल के ताजा फैसले का मतलब होगा कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित वैश्विक संस्थाओं से निवेश और सहायता के रूप में वित्तीय सहयोग प्राप्त करने में दिक्कत होगी। और 3 वर्ष पहले जून 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कब से है? जून 2018 से है। जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था और इसके बाद से वह लगातार इस सूची से निकलने का प्रयास कर रहा है। जो भी मापदंडों को तय किया जाता है इसका अनुपालन पाकिस्तान देश द्वारा नहीं किया गया है और इसलिए फिर से ग्रे लिस्ट में रखा है इसको, पाकिस्तान देश को। और FATF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जीके से जुड़ा हुआ तो याद रख लो, FATF के वर्तमान अध्यक्ष है मार्कस प्लेयर। कौन? मार्कस प्लेयर। और यहां जब पाकिस्तान देश की बात करते हैं तो पाकिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? पूर्व क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। कौन? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या? रेड क्लिफ लाइन। छठा क्वेश्चन, ITET ई द्वार पोर्टल की शुरुआत किसने की है? ITET ई द्वार पोर्टल की शुरुआत हाल ही में रविशंकर प्रसाद जी ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रविशंकर प्रसाद। लेकिन दोस्तों यह पहल क्या है और हमारे रविशंकर प्रसाद किस मंत्रालय के मंत्री है? 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ITET ई द्वार पोर्टल की शुरुआत क्यों की है? आयकर संबंधी अपील ऑनलाइन दायर करने के लिए। क्या? आयकर संबंधी अपील ऑनलाइन दायर करने के लिए यह ITET ई द्वार पोर्टल की शुरुआत की है। और रविशंकर प्रसाद जी ने यह पोर्टल की शुरुआत की। तो रविशंकर प्रसाद किस मंत्रालय के मंत्री हैं? हमारे केंद्रीय विधि और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है रविशंकर प्रसाद जी। और आयकर विभाग द्वारा हाल ही में ई फाइलिंग को लेकर एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया गया। कब? 7 जून को पेश किया गया यह नया पोर्टल, जिसका नाम भी याद रख लो, मैंने आपको बताया था करंट अफेयर में, www.incometax.gov.in। यह आयकर विभाग का ई फाइलिंग के लिए खोला गया एक नया पोर्टल है जो 7 जून से कार्यरत हो गया है। और इस कर पोर्टल को आम आयकर दाता भी अपनी सालाना रिटर्न दाखिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि कोई भी दोस्तों इनकम टैक्स पेयर है उनके द्वारा सालाना एक बार रिटर्न दाखिल करना होता है, तो इस वेबसाइट पर जाकर वो अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। और डिजिटल भुगतान की दृष्टि से भारत विश्व में अग्रणी है और इस समय देश में 4 लाख सामान्य सेवा केंद्र है। याद रखो, हमारे पूरे भारत देश में कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या कितनी है?
4 लाख, जहां पर जाकर आप ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं। आपका कोई भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है तो आपको कॉमन सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, जो डिजिटल इंडिया की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी कही जा सकती है। क्या यह 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हमारे डिजिटल इंडिया की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। और कोरोना काल के दौरान 1 करोड़ से अधिक मामलों की ऑनलाइन सुनवाई भी की गई, तो यह भी हमारे भारत देश में डिजिटलीकरण का एक महत्वपूर्ण फायदा है। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सरकार ने 28 जून से कड़े लॉकडाउन की घोषणा की है? क्या 28 जून से यानी कि सोमवार से कड़े लॉकडाउन की घोषणा कर दी है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश की सरकार ने 28 जून से कड़े लॉकडाउन की घोषणा की है। बांग्लादेश में हाल के सप्ताहों में कोविड संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। 108 लोगों की मृत्यु कोविड से हुई, जो पिछले साल मार्च में वायरस का पता लगने के बाद से एक दिन में हुई मौतों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। और इसीलिए बांग्लादेश ने यह कदम उठाया है कि एक दिन में 108 लोगों की मौत हो गई। पिछले साल के मुकाबले दोस्तों यह सबसे बड़ा आंकड़ा भी माना जाता है, और इसीलिए शायद बांग्लादेश ने यह कदम उठाए हैं। लेकिन कौन कौन से नियम लागू हो गए वो भी देख लो। बांग्लादेश में कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने 28 जून से कड़े लॉकडाउन की घोषणा की है। इस दौरान सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। आपात और चिकित्सा सेवाओं के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। और यहां दोस्तों हम बांग्लादेश की बात करते हैं ना, तो बांग्लादेश की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई है। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, 8वां क्वेश्चन, लवलीना बोर्गोहेन का संबंध किस खेल से है? लवलीना बोर्गोहेन, जिसका संबंध है मुक्केबाजी से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे भारत देश की एक जानी मानी मुक्केबाज जिसका नाम है लवलीना बोर्गोहेन, टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली है, और आकाशवाणी ने उनके करियर की बात की है। तो आज हम बात करते हैं लवलीना की। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में केवल 28 दिन शेष है, और आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली श्रृंखला में महिला मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन के संबंध में जानकारी प्रदान की गई है। तो चलिए आज हम बोर्गोहेन के बारे में जानते हैं। लवलीना बोर्गोहेन का जन्म 2 अक्टूबर 1997 को कहां पर? असम के गोलाघाट में हुआ। असम के गोलाघाट में इस महिला मुक्केबाज का जन्म होता है। कब? 2 अक्टूबर बोले तो 2 अक्टूबर हमारे किस महान व्यक्ति का जन्म दिवस है? आपको याद ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बड़ी बात है। चलिए, लवलीना की 2 बड़ी बहनों लिचा और लीमा किक बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची, लेकिन लवलीना ने मुक्केबाजी को अपनाने का फैसला किया। और लवलीना पहली बार तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने 2017 के एशिया चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, और इसी वर्ष एस्टाना में हुए प्रेसिडेंट कप में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता। और उनके करियर की उपलब्धियों की बात करें तो असाधारण खेल प्रदर्शन को देखते हुए लवलीना को 2017 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर के क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की मालियेवा को हराकर पहली बार ओलंपिक में प्रवेश किया है। तो हम लवलीना को हमारी चैनल की ओर से बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि हमारे देश के लिए वो मेडल जीते। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप कहां शुरू हुई? राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप का शुभारंभ हाल ही में हुआ है पटियाला में। कहां पर? पटियाला में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पटियाला। राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें तो पटियाला में राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप के पहले दिन विक्रम भरत सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। किसने? विक्रम भरत सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में भरत सिंह ने 30 मिनट 16.44 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता है। लेकिन यह टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं हो सके हैं हमारे विक्रम भरत सिंह। तो महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में पारुल चौधरी कहां की है? उत्तर प्रदेश की रहने वाली है पारुल चौधरी। 5000 मीटर दौड़ में पारुल चौधरी का समय 16 मिनट
4.7 सेकंड का स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रदर्शन ओलंपिक क्वालिफिकेशन समय 15 मिनट 10 सेकंड से कम रहा। जी हां, हमारे भारत देश में इस इवेंट में 5000 मीटर दौड़ लगाकर गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन वो भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि वो समय था 15 मिनट 10 सेकंड का, और पारुल चौधरी ने समय लिया है 16 मिनट 4.7 सेकंड का। 10वां क्वेश्चन, कम्युनिकेटर और संचार माध्यम नामक पत्रिका का लोकार्पण किसने किया? एक इंग्लिश दोस्तों पत्रिका जिसका नाम है कम्युनिकेटर, और एक हिंदी पत्रिका जिसका नाम है संचार माध्यम। क्या? संचार माध्यम। तो यह हिंदी पत्रिका और कम्युनिकेटर नामक यह इंग्लिश जर्नल का लोकार्पण किया है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। इमेज आप देख सकते हैं लोकार्पण करते हुए। तो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर जी ने नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि IIMC की अंग्रेजी पत्रिका कम्युनिकेटर और हिंदी पत्रिका संचार माध्यम का लोकार्पण किया है। और यहां हम संचार माध्यम नामक पत्रिका की बात करें तो संचार माध्यम भारतीय जनसंचार संस्थान की मीडिया और उससे जुड़े मुद्दों पर हिंदी में प्रकाशित होने वाली एक अग्रणी शोध पत्रिका है। और यह संचार माध्यम का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1980 में संचार माध्यम नामक पत्रिका का प्रारंभ हुआ है। 11वां क्वेश्चन, देश में 3 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाला हमारा भारत देश का पहला राज्य कौन बना? 3 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाला हमारा भारत देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश में 3 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाला हमारा भारत देश का पहला राज्य बन गया है। और टीकों की उपलब्धता बढ़ने पर राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियान और भी तेज कर दिया। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन जांच किट विकसित की है? क्या? हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन जांच किट विकसित की है IIT दिल्ली ने। किसने? IIT दिल्ली ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT दिल्ली। हमारे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? संजय धोत्रे। इमेज आप देख सकते हैं। संजय धोत्रे ने आज यानी कि कल ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली द्वारा विकसित कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन जांच किट का शुभारंभ किया, लोकार्पण किया। और इस किट का इस्तेमाल SARS-CoV-2 एंटीजन के विट्रो गुणवत्ता का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। और SARS-CoV-2 एंटीजन रैपिड जांच का उपयोग मनुष्य के नाक, गले और थूक के नमूनों के लिए किया जाता है। यह जांच किट आम लोगों की स्क्रीनिंग और कोविड-19 की पहचान के लिए भी उपयुक्त है, जिसको विकसित किया है IIT दिल्ली ने। 13वां क्वेश्चन, ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में दोस्तों यह ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में हमारे भारत देश के सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कांस्य पदक। और यहां आप दोस्तों इस टेबल को देखिए कि मेंस फाइनल 10 मीटर एयर पिस्टल और टोटल रिजल्ट में हमारे यह सौरभ चौधरी रहे हैं तीसरे स्थान पर। और कितने पॉइंट है? 220। तो दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? दूसरे स्थान पर 241.7 पॉइंट के साथ दोस्तों दामिर मिकेक रहे हैं। यानी कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो गोल्ड मेडल पर निशाना किसने लगाया? जावेद फॉरोउगी ने लगाया है। उनके जो पॉइंट टेबल है वो 243 है। किस देश के है? ईरान देश के है। तो देखो भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया के ऑसी जैक में ISF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। और 19 वर्षीय सौरभ चौधरी ने फाइनल में 220 का स्कोर हासिल किया। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे सौरभ चौधरी ने 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी रहे हैं। तो यह फैक्ट हमें याद रख लेना है। 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के निशानेबाज कौन है? सौरभ चौधरी। इमेज में आप देख सकते हैं।
और जर्मनी के सुओले में, कहां पर, जर्मनी के सुओल में आईएसएसएफ विश्व कप में उन्होंने नया विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया था। और सौरभ चौधरी आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप, आईएसएसएफ विश्व खेलो, एशियाई एयर गन चैंपियनशिप जीतने वाले एकमात्र निशानेबाज है, भारतीय निशानेबाज है। याद रख लो, सौरभ चौधरी के नाम पर एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान है कि आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप, आईएसएसएफ विश्व एशियाई एयर गन चैंपियनशिप जीतने वाले एकमात्र भारतीय निशानेबाज है सौरभ चौधरी। और 2019 में दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप में सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा स्वर्ण पदक दिलाया था हमारे भारत देश को। 14वां क्वेश्चन, नाविक दिवस कब मनाया गया। दोस्तों, प्रति वर्ष नाविक दिवस मनाया जाता है 25 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25 जून को प्रति वर्ष नाविक दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में वाणिज्य एवं आर्थिक प्रणाली में नाविकों के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के इसी उद्देश्य से प्रति वर्ष 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस का आयोजन किया जाता है। और किसके द्वारा आयोजन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह नाविक दिवस का आयोजन किया जाता है। कब, 25 जून को। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो कि नौवहन को विनियमित करने हेतु उत्तरदायी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। उन्होंने वर्ष 2010 में प्रति वर्ष 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके पश्चात 2011 में पहला अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस आयोजित किया गया था। तो यह बात भी याद रख लो, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब आयोजित किया गया है, 2011 में। 15वां क्वेश्चन, मनु भाकर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था। इमेज आप देख सकते हैं, हमारे भारत देश की एक शार्प शूटर नाम है मनु भाकर। मनु भाकर हरियाणा राज्य की रहने वाली है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। और यह हमने याद क्यों किया, तो देखो, टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में 29 दिन बाकी है और आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में भारत की होनहार निशानेबाज मनु भाकर के बारे में बात की गई। तो चलिए आज हम मनु भाकर के जीवन के बारे में जान ही लेते हैं। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को कहां पर, हरियाणा के झज्जर में हुआ है। तो यह याद रख लो, हरियाणा के झज्जर में जन्म हुआ है मनु भाकर का। कब, 18 फरवरी 2002 को। उन्होंने आईएसएसएफ विश्व कप में पहली बार शामिल होते हुए स्वर्ण पदक जीतकर निशानेबाजी में तहलका मचा दिया था। और गुआदलजारा में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता के फाइनल में कई अनुभवी ओलंपिक विजेताओं के बीच स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय युवा खिलाड़ी भी बन गई थी। और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने अनुभवी हिना सिद्धू को हराकर स्वर्ण पदक जीता और अपनी विशिष्टता साबित की। 2019 में मनु भाकर ने सौरभ चौधरी के साथ मिक्स्ड एयर पिस्टल में अपना विशिष्ट प्रदर्शन किया और मनु भाकर ने 2019 के विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीता और यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। 16वां और लास्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुचेता कृपलानी। इमेज में आप देख सकते हैं सुचेता कृपलानी करंट अफेयर में क्यों आई, क्योंकि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री ऐसी सुचेता कृपलानी को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो सुचेता कृपलानी जी का जन्म कब हुआ, तो याद रखो 25 जून 1908 को अंबाला में सुचेता कृपलानी का जन्म हुआ। वे सच्चे अर्थों में गांधीवादी और महान देशभक्त थे। और सुचेता कृपलानी का एक अन्य नाम है सुचेता मजुमदार। उनके पति का नाम है जेबी कृपलानी। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी बोले तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी और उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री। दोस्तों याद रखो उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री, लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारत के आधिकारिक गीत के शब्द क्या है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर थे और आपने लगभग सही निशाना लगाया है। लक्ष्य तेरा सामने है, क्या लक्ष्य तेरा सामने है भारत के आधिकारिक गीत के शब्द है। और टोक्यो ओलंपिक में
हमारे भारत देश की ओर से हिस्से लेने वाले सभी हमारे ओलंपियन को हमारे चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी 28 दिन शेष है और वो अभी प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। और हमारे दोस्तों लगभग सभी सब्सक्राइबर फ्रेंड ने सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है उदिया निर्मल, राजेश कटारा, कंटारिया कृष्णा, हर्षा चुडासमा, राजपूत MS निशा गणपत, अमित प्रजापति, कालसिंह मावी, जय चामुंडा मां ऑफिशियल नाम कोई फ्रेंड है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। चोसला सागरभाई, मिस्टर देकी सुगी 007, रविंद्र भानवर, मित्तल दोंगा, किंजल चावड़ा, सोनल भरत वाघेला, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। लक्ष्य तेरा सामने है। तो चौधरी प्रतीक, मिलन साई, आकाश सोलंकी, हार्दिक कानानी, प्रकाश कसोड़े, सभी दोस्तों को दिल से थैंक यू सो मच। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट ने निम्न में से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, लेकिन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कल ही मैंने आपको डिटेल में बताया था। अच्छा, आंसर लिख दिया तो एक छोटा सा काम कीजिए, आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर कीजिए और बाद में वीडियो को ट्वीट कीजिए। कल मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।